चलो भाई। तो बेहतरीन ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज जो है हम लोग को पहले कलचुरी, फिर खड़ी नागवंश, हिंदक नागवंश, काकती वंश, सोमवंश, मतलब लगभग मध्यकालीन जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है इसको हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। वैसे कलचुरी पढ़ के आए हो कि नहीं? कल टॉपिक बता दिया था, है ना? पढ़ के आओगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आओगे तो और अच्छी बात है। चल, नहीं पढ़ के आओगे तो जानने को मिलेगा नया नया, नया मेमोरी कार्ड जल्दी जल्दी डाउनलोड होगा। पढ़ के आया होगा तो कन्फ्यूज़न वो क्लियर होगा। ठीक है, चल। किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की थी? तो कलिंग राज कब आए थे? सन 1000 में। ठीक है, कलिंग राज कब आए थे? सन 1000 में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा रहता है उस पर नहीं जाना है। ठीक है, जो आंसर आपको बता रहे हैं उसको दिमाग में सेट करना है। ऑप्शन में कई बार क्या होता है, मिस्टेक होता है। ठीक, तो हम लोग सुधार के बताते हैं। चलो, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मुख्यतः किस स्थान के थे? माहिष्मती, वातापी, वल्लभी या अमरावती? बाहुबली देखे हो मतलब? देखे हो भाई? हाँ, तो यहीं के थे। ठीक है, अच्छी बात है। और माहिष्मती को किसने बसाया था? बताओ भाई। माहिष्मती को बसाया था कलचुरी नरेश महिष्मान ने। ठीक है, ठीक है, हाँ याद रखेंगे। माहिष्मती को किसने बसाया था? कलचुरी नरेश महिष्मान ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस है राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे स्थित है राजधानी थी जिसे माहिष्मती के नाम से जाना जाता था? अब ले लोगे आप आंसर? बाहुबली नहीं लोगे ना आंसर? पता चला महेंद्र बाहुबली हम सुने हुए हैं तो ले लेते हैं आंसर। ऐसा तो नहीं करोगे ना? नहीं करोगे, ठीक है। चलो अगला। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? कलचुरियों ने। कब से कब तक शासन किया है भाई? 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक, याद रहेगा? हाँ, तो इतना 1000 से 1741 तक जो इन्होंने शासन किया है वो पूरा भी पढ़ना होगा। ठीक है, वो पूरा पढ़ेंगे आज। 4-5 वंश निपटा देंगे आज। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास निपट जाएगा। वैसे भी छत्तीसगढ़ का इतिहास इतू सा है बस। ठीक है, छोटा सा इतिहास है। कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त थे? शैव भक्त थे। ठीक है, सही है आंसर, शिव भक्त थे। अब देखो समझ में आ रहा है? अगर पढ़ के आओगे जल्दी जल्दी आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन वालों अननेसेसरी टोका मत किया करो, ठीक है? कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? गजलक्ष्मी। आपको सिर्फ आंसर बताना है, एनालिसिस मैं कराऊंगा। ठीक है, गजलक्ष्मी। एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। वो कलचुरी शासक कौन था? शंकरगढ़ द्वितीय मुक्तदुंग ने पाली पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये कलचुरी शासक ने पाली को जीता था भाई। किसने? शंकरगढ़ द्वितीय मुक्तदुंग, है ना? नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की 2 शाखाएं कौन कौन सी थी? तो पहले रतनपुर, बाद में रायपुर भी अलग हो जाता है ना? तो रतनपुर और रायपुर 2 शाखाएं हो जाती है किसकी? कलचुरियों की। ठीक है, चलो अच्छी बात है। कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? ठीक है, त्रिपुरी था, तुम्मार था, कलिंगराज। रतनपुर को किसने बनाया? रत्नदेव प्रथम ने। किसने बनाया? देव प्रथम। और जाजलपुर को किसने बसाया था? तो उसने इसको बसाया था ना, राजधानी नहीं बनाया था ना। ठीक है, जाजल्य देव प्रथम ने इसकी स्थापना की। जांजगीर चांपा को बसाया। चांपा हटा दो, जांजगीर बस। ठीक है, जांजगीर को बसाया
लेकिन इसको राजधानी नहीं बनाया था, इसलिए ये राजधानी नहीं रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? तो कलचुरियों की कौन सी शाखा यहाँ पर अपना सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो गए थे? लहुरी शाखा। कौन सी शाखा? लहुरी शाखा। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी शाखा? लहुरी शाखा। निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? इसमें से किसने? किसने? शंकरगढ़ ने, कोकल ने, किसने? अगर ऑप्शन में कर्णदेव भी है, शंकरगढ़ भी है, लक्ष्मण राज भी है और कोकल भी है, तो आप लोग पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास। तो आंसर क्या लेंगे? हाँ, नहीं यहाँ ऐसा नहीं पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है कि कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने। अब वो ऑप्शन के हिसाब से हमको समझना होगा ना भाई कि आप आंसर क्या लोगे। आप आंसर लो फिर मैं बता दूंगा। क्या हो गया? हाँ, ऑनलाइन वाले सब के सब सही आंसर बता रहे हैं। तो कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी कोकल ने। ठीक है, कलचुरियों को और किस रूप में जाना जाता था? है वंशियों के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा बनाया थोड़ी ना है, पूरा क्वेश्चन बनाएंगे तब तो क्लियर होगा आगे चल के कब क्या आंसर लेना है, तब दिमाग में बैठेगा। किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया? श्योर, इस राजा के बाद ही है राजवंश को उसका नाम दिया गया था, है राजवंशी, है ना, है वंशी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था? किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था? गलत है ना, ऑप्शन ए। ऑनलाइन वाले भी यही बता रहे हैं कि कलचुरी राजा प्रतिहार राजा भोज को हराया था। कौन से कलचुरी राजा ने? कोकल देव प्रथम ने। ठीक है, पृथ्वी देव ने किसको किसको हराया था वो पढ़ेंगे, वो तो क्वेश्चन में आएगा ही। चलो, 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार का हमारे छत्तीसगढ़ में शासन था, जिन्होंने खुद को क्या कहा? है वंशी कहा, है ना। वो कलचुरी वंश के थे लेकिन उन्होंने खुद को क्या कहा? है वंशी, है ना। हम लोग कौन से वंश के हैं? है वंश के। नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था? आंसर है वंशी, क्योंकि ये 1741 तक थे। कहां तक थे? 1741 तक। कौन 1850 से 1890 ईस्वी के दौरान कलचुरी वंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा के पहले शासक थे? अरे डेट देखो, डेट। इस समय तो कलिंग राज भी नहीं आया था। कोकल, है ना, कोकल देव प्रथम, है ना। ये अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया इन्होंने, लेकिन ये पहले शासक थे ऐसा माना जाता है। अब आया समझ में वहां पर आंसर कोकल ने क्यों लिया गया है। ठीक है, आगे और क्लियर होगा जब कलिंग राज का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है वंश छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि नहीं? तो किससे क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। इस राजवंश ने कौन से ईस्वी शताब्दी तक इस क्षेत्र में शासन किया और उसके बाद उनका विभाजन हो गया? 14वीं शताब्दी तक शासन किया, उसके बाद उनका विभाजन हो गया था, रायपुर और रतनपुर हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, मणिपुर महाभारत में उल्लेखित एक राज्य है और आज मणिपुर को क्या किस नाम से जानते हो आप? रतनपुर। तो मणिपुर कौन कौन से युग में कहा जाता था रतनपुर को? और नहीं पता? महाभारत काल में कहा जाता था बस। और आगे? हाँ बताना तो पड़ेगा, कौन से काल में कहा जाता था? सतयुग में मणिपुर कहा जाता था, और महाभारत और सतयुग में क्या कहा जाता था? मणिपुर। त्रेता युग में माणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर और कलयुग में
रतनपुर। ठीक है, तो मणिपुर महाभारत में कहा जाता था और सतयुग में कहा जाता था। त्रेता युग में माणिकपुर, त्रेता युग में माणिकपुर। ठीक है, अगला, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? समझ गए, जब वास्तविक पूछेगा तब आप आंसर क्या लोगे? कलिंगराज। आया मामला समझ में? ठीक है, क्योंकि ये आके प्रत्यक्ष रूप से शासन करता है, इसलिए वास्तविक संस्थापक है। कलचुरी वंश का शासक संस्थापक इनमें से कौन था? तो कलिंगराज। कौन भाई संस्थापक पूछ रहा है? गोकल देव। हाँ? कलिंगराज ऑप्शन है तो कलिंगराज लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर ऐसा लिखा हो कि इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक कौन था, तो भी आपको आंसर लेना होगा कलिंगराज। ठीक है, इस राज्य में बोल दिया इसीलिए आपको आंसर लेना है कलिंग। अगर वो नहीं बोलता तो कोकल ले। क्लियर है मामला? तो हर प्रकार का क्वेश्चन कर लेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंगराज ने अपनी प्रथम राजधानी किसको बनाया था? तो कलिंगराज आते ही तुम्माड़ को क्या बनाते हैं? अपनी राजधानी बनाते हैं। तुम्माड़ को क्या बनाते हैं भाई? अपनी राजधानी बनाते हैं। नेक्स्ट, कलिंगराज का शासनकाल कब तक था? 1020 साल रहे थे ये। कलिंगराज कब से कब तक थे? 1000 से 1020, मतलब 20 साल तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद कौन आ जाते हैं? कमलराज आ जाते हैं ना। रतनपुर को अपनी नई राजधानी बनाया और इसे महाकौशल क्षेत्र के तत्कालीन सबसे बड़े शहरों में से एक के रूप में विकसित किया। किसने? रत्नदेव ने। पक्का? किसने बनाया, बसाया था रतनपुर को? राजधानी बना ली। वाह, चलो। रतनपुर की स्थापना किसने की? रत्नदेव या रत्न राज? रत्नदेव या रत्न राज। नेक्स्ट, तुम्माड़ से शासन करने वाला अंतरिम कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम। क्यों? क्योंकि कलिंग राज तुम्माड़ से शासन करता है, उसके बाद कमल राज करता है, उसके बाद रत्न राज करता है, लेकिन ये फिर राजधानी बदल देता है, तो अंतिम यही होगा। ठीक है, क्योंकि ये तुम्माड़ से ही, जब तुम्माड़ में ही शासक बनता है कलचुरी वंश का, उसके बाद ही ये क्या करता है? रतनपुर को राजधानी बनाता है। तो राजधानी परिवर्तन किसने किया? रत्नदेव प्रथम ने। राजधानी परिवर्तन किसने किया? रत्नदेव प्रथम ने। क्लियर? तो 3 लोग शासन किए हैं तुम्माड़ से। किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी? ठीक है, ऑप्शन सी। इस राज्य में कलचुरी वंश के प्रथम राजधानी, अगर प्रथम राजधानी पूछेगा तो तुम्बाड़, दूसरी राजधानी पूछेगा तो रतनपुर। और इनमें से कौन कौन सी राजधानी रही है? तुम्बाड़ रही है, ठीक है, रतनपुर रही है, रायपुर रही है, पाली रहा है क्या? तो आंसर क्या आएगा? कलचुरियों की राजधानी तुम्बाड़ थी, रतनपुर रहा है और रायपुर भी रहा है। ठीक है, ठीक। तुम्बाड़ को कलिंगराज ने बनाया, रतनपुर को रत्नदेव प्रथम और छुरी कोस गई को बहारेंद्र शाह। ठीक है, छत्तीसगढ़ पर, अच्छा ये कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसको मैं आगे कर दूंगा। ठीक है, सीधा इसको पढ़ा। सेम क्वेश्चन है लेकिन उसमें मिस्टेक था। तुम्बाड़ से शासन करने वाले राजाओं के नाम पूछा है। तो कलिंगराज ने किया था, उसके बाद कमलराज और उसके बाद, तो आंसर क्या लोगे? ऑप्शन बी आ रहा है, आ जा रहा भाई? ठीक है, चलो। महामाया मंदिर किसके शासनकाल में बना था? अब कब बना था? 1050 में। तो अगला क्वेश्चन वही है, रतनपुर शहर को किस वर्ष बसाया गया था?
1050 में, ठीक है। नेक्स्ट, रतनपुर को कलचुरी शासन में क्या कहा जाता था? क से कलचुरी और क से कुबेरपुर कहा जाता था। बहुत सारे नाम है, याद रखना पड़ेगा। आज तो याद हो ही जाएगा, आज क्वेश्चन बन रहा है। नहीं, आसान चीज पढ़ने का आदत हो गया है आप लोगों को। रत्नदेव प्रथम के ने कब से कब तक छत्तीसगढ़ में शासन किया? अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो भाई, बना लो भाई, मजा आ जाएगा। हाँ, ऐसे फंस रहे हो भाई, ऐसे फंसोगे तो कैसे बनेगा? कलिंग राज 1000 से 1020 और 20 से 45 कमल राज। तो कमल राज के बाद कौन आएंगे? रत्नराज, रत्नदेव। तो 45 में नहीं आएंगे? 1045 से 65 याद रखो। 1000 से 20, 20 से 45, 45 से 65, शुरू के 3 शासक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, कोमो मंडल के अधिपति वज्जुक या वज्जू वर्मा, चलो वर्मा लोगों का कहीं तो नाम आया, की पुत्री नोलल्ला, नो नल्ला, नो को हटा देंगे नल्ला हो जाएगा, नोनल्ला से विवाह करने वाले, मतलब नल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम क्या था? रत्नदेव प्रथम, पक्का? चलो ठीक है, ठीक है भाई। ये नल्ला पड़े रहती होगी तो इससे शादी कर लिया है। लेकिन इससे शादी क्यों किया भाई? ताकि साम्राज्य विस्तार हो सके, है ना। पेंड्रा वाला एरिया मिल गया, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, है ना। बच्चू वर्मा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए पेंड्रा वाला एरिया भी मिल जाता है किसको? रत्नदेव प्रथम को। राजा रत्नदेव ने रत्नपुर की स्थापना कब की? 1050 ईस्वी। और मंदिर भी बनवाया, चमत्कार से बनवाया है, सपना आता है। अच्छा, ये सुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल और वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है? तो पहले जो है रतनपुर इन्हीं 5 नगरों में बटा हुआ था। पहले जो रतनपुर है वो इन्हीं 5 नगरों में बटा हुआ था, याद रखेंगे। आज ये पुरातात्विक पर्यटन स्थल है, कहां पर? ठीक है, खोल आएगा समझ लेना। छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों का शहर कहते हैं? रतनपुर। और मंदिरों और सरोवरों का नगरी? गलत। मंदिरों और सरोवरों की नगरी पूछेगा तो रतनपुर, केवल मंदिरों की नगरी पूछेगा तो महामाया मंदिर में भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह किस चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है? जब रतनपुर घूमने जाओगे ना तो बगल में देखना तो समझ में आ जाएगा, है ना। वो चित्रशाला दिख जाएगा आपको, बगल में देख लेना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में रतनपुर मंदिर द्वारा किसके द्वारा बनवाया गया? कलचुरी शासक। इस राज्य के कहां पर स्थित किले को गज का किला कहते हैं? तो गज का किला कहां है? गज का किला रतनपुर में है। नेक्स्ट, ये गज का किला कहां है भाई? रतनपुर में है, रत्नदेव प्रथम ने बनवाया। यहाँ पर रावण की ऐसी मूर्ति है जिसमें वो अपना सिर काट रहा है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। हम्म
ठीक है, चलो क्या था? जीर्णोद्धार किसने करवाया? पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति था कौन? जगतपाल। इसी ने राजिम का जो राजीव लोचन मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाया भाई। और राजिम का राजीव लोचन मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया था, किसने बनवाया था? बिलासतु कौन से वंश का था? नल वंश का था, ठीक है। अच्छा, रत्नदेव प्रथम का उल्लेख, रत्नदेव प्रथम का उल्लेख कौन से अभिलेख से मिलता है? बताओ भाई। तो रत्नदेव प्रथम का उल्लेख जो है वो बिलहरी अभिलेख से मिलता है, ठीक है। याद रखेंगे कौन सा अभिलेख? बिलहरी अभिलेख, ठीक है, बिलहरी अभिलेख। चलो अगला, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है? सबसे अधिक अभिलेख किस कलचुरी शासक का प्राप्त हुआ है? पृथ्वीदेव। क्यों इसका सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुआ है भाई, कारण बताओ? क्योंकि ये अपने वंश का वो राजा है जिसने सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया था, ठीक है। ठीक भाई, ठीक है। क्यों सबसे अभिलेख अधिक अभिलेख प्राप्त हुए, समझ में आ गया? लगभग कितने? 13 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जिसमें वो सिर काट रहा है भाई, कहाँ है वो किला? रतनपुर में है, ये रा बना लेना इसको, ठीक है, रतनपुर। हाँ, अभी आपको रतनपुर याद करना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा रतनपुर के किले या सिंह द्वार के पास एक तरफ की दीवार को सजाती है? हाँ? वही वाला, पक्का? देख लो ऑनलाइन वालों, वो लोग भी तो सही बता रहे हैं। रावण शिवलिंग पर अपने सिर अर्पित करता है। गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ है? रतनपुर। और किसने चैतुरगढ़ किले का निर्माण करवाया? चलो, चैतुरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? हाँ बताओ भाई। आमोदा ताम्रपत्र किसका है भाई? आमोदा ताम्रपत्र किसका है? पृथ्वीदेव प्रथम का, ठीक है। और इसी ने चैतुरगढ़ किले का निर्माण कर, ठीक है, इसी ने चैतुरगढ़ किले का निर्माण करवाया, ठीक है। सकल कोषाधिपति की उपाधि? पृथ्वीदेव प्रथम, आमोदा ताम्रपत्र है इसका, और इसी ने क्या करवाया? चैतुरगढ़ का किला का निर्माण करवाया, ठीक है, चैतुरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। इसके अलावा आमोदा ताम्रपत्र से क्या पता चलता है कि ये 21,000 गांव का स्वामी था, तभी तो सकल कोषाधिपति की उपाधि धारण करता है। रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण, है ना, विशाल बड़ा सा सरोवर बनाया इसने रतनपुर, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा कथन पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में सत्य है? चलो, सत्य कथन बताओ भाई। जी, पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर तो इसी ने बनवाया था, तो पहला क्यों सही नहीं हुआ? पृथ्वीदेव प्रथम ने ही पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर बनवाया है, तो सही क्यों नहीं हो रहा है ये पॉइंट? रीजन बताओ, रीजन। आप तीसरा सही बोल रहे हो, ठीक है, ये सही है, तो ए गलत क्यों है? ए गलत क्यों है भाई? और चौथा गलत इसलिए है क्योंकि
सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार किया था जाजल्य प्रथम ने, इसलिए ये गलत हो गया, है ना। तो पहला क्यों गलत है? मंदिर तो उसी ने बनवाया है। हाँ देखो ऑनलाइन वाले बता दिए, पहला इसलिए गलत है क्योंकि पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में नहीं, तुम्बाड़ में बनवाया था पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, है समझ में? याद रहेगा? चलो याद रहेगा तो अच्छी बात है। चैतुरगढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है? लाफागढ़ किला भी कहा जाता है इसको, चैतुरगढ़ किले को। नेक्स्ट, चैतुरगढ़ किला छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? कोरबा में, जहां हम हैं अभी। ठीक है। इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया और अपना राज्य का विस्तार किया? जाजल्य प्रथम, प्रतापी शासक था ये भी, सोमेश्वर देव को हरा देता है। सोमेश्वर देव कौन से वंश का था? हिंदक नागवंशी था। हाँ बताओ भाई कौन से वंश का था? मैं बस पूछ रहा हूँ। हिंदक नागवंशी शासक था, तो फिर उसको छोड़ काहे देता है? उसकी माँ रिक्वेस्ट करने लगती है छोड़ दो करके, यही कहानी है। ठीक है, सही सुने हो। ठीक है, छिंदक नागवंशी शासक होता है सोमेश्वर देव। किस कलचुरी राजा ने बस्तर में छिंदक नागवंश राजा सोमेश्वर को पराजित किया? जाजल्य देव प्रथम। जांजगीर शहर का जन्मदाता, जांजगीर वालों, तुम्हारे अप्पा है जाजल्य देव। ठीक है, जांजगीर वालों याद रखना। कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए? जाजल्य देव प्रथम ने। ठीक है, जाजल्य देव प्रथम ने सोने के सिक्के चलाए, और ये याद रखना है कैसे, सुवर्णपुर को इसने जीता था, उसी से याद रखना है। सुवर्णपुर उड़ीसा को इसने जीता और सोने के सिक्के चलाए, तो ऐसे लिंक करे रहोगे तो याद रहेगा। सोमेश्वर देव को हराया, फिर बाद में छोड़ दिया। ठीक है। गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाला शासक, तो ये भी याद रखना है कि इसकी उपाधि क्या थी, गज शार्दुल। इसकी उपाधि क्या थी? गज शार्दुल। नेक्स्ट, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने करवाया? और जांजगीर का जो विष्णु मंदिर है उसी को नकटा मंदिर कहते हैं, क्योंकि उसका शिखर अधूरा है। शिखर अधूरा है इसलिए उसको क्या कहते हैं? नकटा मंदिर कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक का नाम था? पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाले कलचुरी शासक का नाम बताइए। जाजल्य देव प्रथम। ये खुद गए थे, ये खुद गए थे कि इनके तरफ से किसी और ने करा है? हम्म चलो खुद गए थे। ठीक है, याद रखना ये खुद गए थे। चलो आगे, गोरखनाथ का शिष्य कौन था कलचुरी राजाओं में से? गोरखनाथ का शिष्य मतलब जाजल्य देव का गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ, है ना। जाजल्य देव के गुरु का नाम था गोरखनाथ। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है रत्नदेव द्वितीय के लिए? चलो,
उसने त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया था, सही। उसके राज्य पर अनंत वर्मन चोडगंग ने आक्रमण किया, ठीक है। उसने गोड़ बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था, नहीं। ये कौन सा पॉइंट गलत है? तीसरा। इसके साथ एक पॉइंट और याद रखना कि इसने हंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण करके वहां के राजा हरबोहू को पराजित किया था। 4 आक्रमण याद रखने, ठीक है। क्या करना है? 4 आक्रमण याद रखना है इसके लिए, ठीक है। उड़ीसा का राजा अनंत वर्मन चोडगंग को इसने पराजित किया। त्रिपुरी के राजा गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया, ठीक है। इसके अलावा बंगाल के गोंड राजाओं को पराजित किया और हंज राजा की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण करके वहां के राजा हरवोहू को भी पराजित किया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको रत्नदेव द्वितीय के लिए याद रखने होंगे। 36 विधाओं का ज्ञाता था ये, जैसे छत्तीसगढ़ है तो ऐसी 36 विधाओं का ज्ञाता था भाई। गंगवर्षी अनंत वर्मन चोडगंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया? रत्नदेव द्वितीय ने। 4 आक्रमण पढ़ने हैं इसके, ठीक है। चलो, कौन किससे संबंधित है इसमें टिक मारना होगा। लो, जल्दी से टिक मार दो भाई। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुम्बाड़ में पृथ्वीदेव द्वितीय ने बनवाया। विष्णु मंदिर जांजगीर में जाजल देव प्रथम ने बनवाया। शिव मंदिर पाली में पृथ्वीदेव द्वितीय ने नहीं बनवाया, है ना। खरौद का लक्ष्मण मंदिर रत्नदेव द्वितीय। अच्छा, हाँ उसी को सुधारना था जी, देखने दोगे तब सुधारूंगा। हाँ ठीक है। पाली का शिव मंदिर आप जानते हो किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था ना। तो तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, उसको पहला कर लेना, और है ना पृथ्वीदेव द्वितीय जो है ना, इसको फर्स्ट कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। त्रिपुरी के शासक जय सिंह को पराजित किया और उसके राज्य पर, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। तो त्रिपुरी के शासक जय सिंह को पराजित करने वाला शासक कौन था भाई? रत्नदेव द्वितीय था। कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? उसने त्रिपुरी के शासक गया कर्ण को हराया था ना, रत्नदेव द्वितीय ने। नहीं, बताओ भाई। इसने तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक गया कर्ण को हराया था, उसका आक्रमण को विफल किया था। जयसिंह को हराया था, कलचुरी शासक त्रिपुरी के शासक जयसिंह को हराया था किसने? जाजल्य देव द्वितीय ने, ठीक है। सूरी कोसगई को राजधानी किसने बनाया? बाहरेंद्र साय ने, ठीक है, बाहरेंद्र साय ने। नेक्स्ट, किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में है? कल्याण साय, ठीक है। कल्याण साय का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुगल शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो जब मुगल वंश चल रहा था, मुगल शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को रतनपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किसी को हवेली लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? हाँ, तो आंसर जो है वो बताओ सीधा। इतना सोचने वाली क्या बात है इसमें, है ना भाई? क्या हो गया? हाँ, मुगल क्या बोलते थे? वो मुगल रतनपुर बोलते थे यहाँ के एरिया को। चलो, कथन। कथन ए, कल्याण सहाय कलचुरी रतनपुर राज्य का शासक था। और दूसरा, मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है। ऑप्शन ए, कथन कारण दोनों सही है। कल्याण सहाय कलचुरी रतनपुर कलचुरी का शासक था और मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है। ठीक है भाई, यही तो उल्लेख है कि वो यहाँ का शासक था। राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू की? कल्याण साय ने की थी जमाबंदी प्रणाली। ये तो आंसर देख के बता रहे हो आप। ठीक है। रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर के हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? कल्याण साय को रहना पड़ा था। ठीक है। अच्छा, आंसर दिख रहा है क्या? क्यों बंधु, आंसर दिख रहा है इधर। कल्याण साय किस सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है। कल्याण साय मुगल दरबार में कितने सालों तक थे? गोपल्ला गीत किस राजवंश के इतिहास से संबंधित है? गोपल्ला गीत कलचुरी वंश से संबंधित है। किससे? कलचुरी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी थी? कल्याण साय ने भेंट दी थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर कब हमला किया था? अब ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। चलो, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, बोल दो। नहीं सुन रहे? चलो, तो इतिहास में कुछ कुछ चीजें, ऑप्शन ये है ना, कौन सा आएगा? बी। ठीक, 1618 19 में। ठीक है, आज का सिकंदर है ये, है ना भाई? ताली हो जाओ भाई सब उसके लिए, एक ही बार में सही आंसर हो गया। ठीक भाई। चलो, मुगल शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को कौन सा क्षेत्र कहा जाता था? रतनपुर कहा जाता था। तखतपुर शहर की स्थापना? तखत सिंह। इसका नाम तखत सिंह क्यों रख दिया होंगे? ये तखत पर लेटे रहता होगा हमेशा, है ना? ऐसा ही होगा। तहसील है भाई वो बिलासपुर का। गोपाल मिश्र। गोपाल गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे? राज सिंह के थे ना वो। राज सिंह के दरबारी कवि थे कि नहीं थे? ठीक है। बादल महल किसने बनवाया? बादल महल बादल सिंह देव ने बनवाया। वाह। कल्याण साय ने बनवाया। ऐसे आंसर मत करो भाई, सिकंदर बने रहो, बंदर मत बनो, ऊपर नीचे आ रहे हो ABCD। ठीक है, एक बार में टिक मारो। ठीक है, एग्जाम में भी आपको एक ही बार टिक मारने का ऑप्शन मिलेगा। और जितने लोग बादल सिंह बोल रहे हो वो गलत है। ठीक है, राज सिंह देव। ठीक है, तो एग्जाम में बंदर नहीं बनना है भाई। कभी A पे कभी B पे दिमाग जा रहा है, कभी C पे जा रहा है। ठीक है, योद्धा बनना है, योद्धा, युद्ध लड़ना है वहां जाके। खूब तमाशा की रचना
का समय बताइए। 1746। ठीक है, 1746। रघुनाथ सिंह का कार्यकाल बताओ भाई। ऑप्शन ए 15 से 42। अच्छा, 32 से 45। क्या होगा? 32 से 45। कैसे? तो 32 से 41 था वो। फिर मराठा सेनापति किसका आक्रमण होता है? भास्कर पंत का आक्रमण होता है। फिर वो इसके अधीन आ जाता है। 45 तक रहता है फिर भी। ठीक है ना? कब तक रहता है? 45 तक रहता है। तो 41 से 45 भी यही है। फिर डायरेक्ट आंसर आएगा 32 से 45। 32 से 41 होता तो उसको लेते आंसर, है ना? अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक मोहन सिंह था। मोहन सिंह था कि रघुनाथ सिंह था भाई? रघुनाथ सिंह था। गलत। अरे आंसर बताने के बाद भी आंसर बी बता रहे हो। अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन था भाई? हम्म? चलो, दिया आएगा। अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक था कल्याण साय। इसके बाद इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। राज सिंह कब से कब शासन किए? उन्होंने 1689 से 1712 में शासन किया। 1689 से 1712। कल्याण साय के बाद में। बाद में राजसी बाद में थे। देखो, अगर कल्याण साय ने, अगर हम ये मानते हैं गोपल्ला गीत के हिसाब से कि कल्याण साय मुगल दरबार में सेवा देने गए थे, इसका मतलब उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो जब वो कर लिए थे तो उसके बाद वाले भी किए होंगे, है ना? उनको भी टैक्स देना पड़ता होगा मुगलों को, समझे? तो जब कल्याण साय को देना पड़ा था तो सबको देना पड़ेगा। है ना? 80 लाख, 80 हाथी और 1 लाख रुपए भेंट दिया था कल्याण साय ने। 80 हाथी और 1 लाख। रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण कब हुआ? कौन आया था? भास्कर पंत आया था। ठीक है, कौन आया था? भास्कर पंत आया था ना। वही है क्वेश्चन। रतनपुर पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति का नाम भास्कर पंत। किसके कार्यकाल में भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो रघुनाथ सिंह थे 1741। पर भास्कर पंत जो है उड़ीसा की तरफ जा रहा था, तो उसने क्या किया? यहाँ पर अपना एक एजेंट बैठा दिया। नागपुर के किस शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? उस समय नागपुर का शासक कौन था भाई जब भास्कर पंत आया था? हा? रघुजुदिति। फिर गड़बड़ हो गया लग रहा है मेरे को तो। सोच के बताओ, एक बार और सोच लो, क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय में ही आंसर है। पक्का द्वितीय आएगा?
ऑनलाइन वालों रघु जी तृतीय है, अबे तृतीय तो पैदा नहीं हुए होंगे उस समय। मेरे को क्यों लग रहा है कि ये प्रथम है। हाँ आप लोग द्वितीय बता रहे हो, और मेरे को लग रहा है यार रघु जी प्रथम के सेनापति थे भास्कर पंत। देखो तो तुरंत नोट्स खोल लो। नहीं पढ़ा। ऑनलाइन वाले तो अब पलट गए तुरंत, अभी तक बी बोल रहे थे अब ए बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्रथम ही है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं द्वितीय ही है। बहुत दर्द है ये तो। हम्म। प्रथम ना नहीं दिया है। प्रथम पढ़े हो प्रथम ना, देख लो आप लोगों के भरोसे मैं टिक मार रहा हूँ भाई, हालांकि मेरे को तो प्रथम ही पता है? पता नहीं। हाँ एक, एक बार वो वाला बुक देख लेना, राम कुमार बिहार का बुक आता है ना ग्रंथ एकेडमी का, उसमें शायद प्रथम ही दिया है। फिलहाल प्रथम मान के चलना है। मराठा सेनापति निम्न में से कौन था, तो सेनापति पूछा है तो सेनापति कौन था। सेनापति पंत कर लो, ठीक है। ठीक है भास्कर पंत कर लेना भाई उसको। रतनपुर गृह का अंतिम जीवित सदस्य कौन था, तो वो था रघुनाथ सिंह। वो उसके उसमें नहीं था, वंश वाले में नहीं था। मोहन सिंह जो था वो रिलेटिव रहता है ना, इसलिए वो रतनपुर गृह का नहीं था मोहन सिंह, ठीक है। और रघुनाथ सिंह तो वैसे भी पुत्र वियोग में डूबा हुआ था, है ना, जब भास्कर पंत ने आक्रमण किया। हाँ षड्यंत्र की कहानी है भाई ये, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो 1741 में आक्रमण करके कंट्रोल कर लिया था मराठों ने। रतनपुर से कौन से शासकों ने राज्य किया, जब रतनपुर राजधानी थी तब। इसका क्रम निर्धारित करना है, तो पहले कौन आएंगे, पहले आएंगे रत्नदेव द्वितीय, उसके बाद पृथ्वीदेव, अरे जाजलदेव प्रथम तो पहले आएंगे। हाँ, कुछ भी सेंस दे रहा भाई। जाजलदेव प्रथम पहले आएंगे, उसके बाद रत्नदेव द्वितीय आएंगे। क्रम पूछा है क्रम।
उसके बाद पृथ्वीदेव और उसके बाद क्रम पूछा है। तो क्रम मतलब समझ रहे हो, राजाओं के क्रम के हिसाब से आंसर मारना है। तो द्वितीय के पहले वाला तो प्रथम वाला पहले रहेगा, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ इसमें दिख रहा है। ठीक है, अब वो जाजल देव द्वितीय रहता ना, तब आप आरपीजे वाला कॉन्सेप्ट अपनाते, है ना। पर वो प्रथम है, तो इन लोग सबसे पहले है वो। ठीक है, महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद खिलजी ने रतनपुर पर आक्रमण किया था 1440-41 में। कब आक्रमण किया था? 1440-41 में। और उसके बाद का फिर इतिहास हमको देखने को मुश्किल है मिलना, है ना। बारह सौ पच्चीस में प्रतापमल थे शासक। उसके बाद से 300 साल तक यहाँ पर किसने शासन किया, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। बस ये पता है कि हाँ, महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था भाई 1440-41। ठीक है, अंधकार युग है ना, बीच में 300 साल। फिर अचानक से कौन आ जाते हैं? कल्याण साय आ जाते हैं। कौन आता है? कल्याण साय आता है कि कोई और आता है? बताओ भाई, कल्याण साय पहले आते हैं कि बहारेंद्र साय पहले आते हैं? बहारेंद्र साय। चलो, कमल राज, जाजल्य देव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय और जाजल्य देव द्वितीय, इन सब का टिक मारना पड़ेगा। प्रथम, द्वितीय और कमल राज को भी टिक मारना हो। चलो मिला लो फटाफट से। तो चक्रकोट के राजा सोमेश्वर प्रथम को किसने पराजित किया? गंग राजा अनंत वर्मन चोटगंग को किसने पराजित किया? त्रिपुरी के राजा जयसिंह का आक्रमण किसने विफल किया? जाजलदेव द्वितीय ने। तो कमल राज ने क्या किया था? समझ गए? कमल राज ने क्या किया था? उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक है, कमल राज ने क्या किया? मिला लिए, सही सही मिला लिए भाई, बताओ। अच्छी बात है, मिला लिए हो तो आगे बढ़ जाएं। आज तो 1 घंटे में नहीं हुआ है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन बना लिए हो। समझ रहे हो आसान चीजों को पढ़ना कितना आसान होता है? अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसीलिए आसान टॉपिक मत बोला करो, पता है। अब इसको बनाने में भी टाइम लग गया। अब नहीं बोले रहते छत्तीसगढ़ तो आज बढ़िया संविधान पढ़ते, इतिहास पढ़ते, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ चुके होते अब तक। पर ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल है भाई। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों में से छत्तीसगढ़ पर किसने शासन किया? क्रम जमाना, शासन ने तो सब किया है ना। सही कालक्रम। तो सबसे पहले कौन आएंगे? कमल राज, उसके बाद रत्नराज, जाजलदेव, उसके बाद जगदेव। ठीक है, उसके बाद जगदेव। ये वाला ऑप्शन आ रहा है? ठीक है, चलो कमल राज का डेट बताओ तो। रत्नराज प्रथम, जाजलदेव प्रथम, बताओ। जाजलदेव प्रथम का डेट बताओ। हम्म, हो गया। के बाद जगदेव। अड़सठ से 78। ठीक है, डेट याद रखना पड़ेगा भाई, तब तो क्रम मिला पाओगे।
ठीक है, चलो ये सब डेट लिखेंगे तब तो याद होगा हमको। सती प्रथा प्रचलित थी, प्रमाण कहाँ से मिला है? रतनपुर स्थित सती चौरा से मिला है। तो यहाँ के कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन से थे भाई? भोसले मराठा थे। कौन से मराठा थे? भोसले। ठीक है, नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। गलत। कौन होता था? गौटिया होता था। कौन होता था? ठीक है। और जो गौटिया होते थे, ठीक है, वो लोग गौटिया थे। ठीक है, अब गौटिया लोग गौटिया ही तो रहेंगे। आगे बढ़े। ठीक। और अगर 12 गांवों को मिला दिया जाए, अगर 12 गांवों को मिला दिया जाए तो क्या कहलाता था? बरहा कहलाता था। सिंपल है। अगर 12 गांव को मिला दिया जाए तो क्या होता था? बरहा। ठीक है, ठीक। और 7 बरहों को मिला दिया जाए तो 12 सत्ते 84, कितने गांव हो जाएंगे? और 84 गांव का एक गढ़ होता। क्लियर? मामला समझ में आया? गांव बरहा कैसे बना समझ में आ गया? बरहा से गढ़ कैसे बना समझ में आया? ठीक है, तो एक गढ़ में कितने गांव होंगे? 84 गांव। ठीक है, चल। तो 1 और 2 सही है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र आधारित थी। राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे। कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था। ठीक है, कितने गढ़ थे? शिवनाथ नदी के ऊपर, शिवनाथ नदी के नीचे। राजा के अधिकार सीमित थे? नहीं, राजा के अधिकार असीमित थे, वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकता था। अमात्य मंडल विभाग को देखते थे। राज्य गढ़ों में विभाजित था और एक गढ़ में 84 गांव थे। तो आंसर क्या आएगा? सी। 2 और 3 सही है। राजा के अधिकार असीमित थे, इन्फिनिटिव। समझ गए? 2-4 अधिकार तक नहीं थे, पूरा अधिकार था। जो लगान लेता था उसको क्या कहते थे? ठीक, ठीक है। लगान के अधिकारी को महाप्रमात्र कहा जाता था। सही है। तो महाबलाधिकृत किसे कहा जाता था भाई? महाबल जिसके पास है वो क्या है? सेनापति। मुख्य सेनापति है। महाबल जिसके पास हो वो क्या कहलाएगा? मुख्य सेनापति। इसके बाद और क्या दिया इसमें? अक्ष पटलिक, है ना? अक्ष पटलिक यह राजस्व विभाग का अधिकारी था। अक्ष पटलिक ऐसे लिख रहा है, आंखों से ही लिख दे दो। अक्ष पटलिक, समझ गए? राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। ठीक है, चलो। महाअक्ष पटलिक, राजस्व अधिकारी। दांडिक न्याय विभाग।
ठीक है ना, इसमें देख लो, आ जाएगा समझ में, तभी देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े। इसमें से सभी जो है कलचुरी शासन व्यवस्था के अधिकारी थे। गौटिया के ऊपर कौन था? दाऊ। दाऊ के ऊपर दीवान। गौटिया के ऊपर दाऊ, दाऊ के ऊपर दीवान। ठीक है, गौटिया जो है गांव का प्रमुख गोटिया होता था। ठीक है, 12 गांव को बरहा कहा जाता था। बरहा मतलब 12 गांव, इसका प्रमुख दाऊ होता था। ठीक है, फिर 7 बरहों को मिला दे तो उसको गढ़ कहा जाता था। गढ़ का प्रमुख दीवान होता था। और 7 बरहा मतलब 7 और 12 गुणा करोगे तो 12 सत्ते, मतलब एक गढ़ में कितने गांव? 12 सत्ते 84 होता है। अब 12 छिक्का कितना हो? उसके ऊपर होता था मंडल अधिकारी, मांडलिक, और मंडल को मिलाकर देश बनता था, जिसको क्या कहते थे? महामंडलेश्वर। देश या जनपद को मिलाकर विषय बनता था, विषयपति। और विषयों को मिलाकर बनता था राष्ट्र, जिसका अधिकारी होता था राजा। इस तरह से प्रशासन चलता था। आज का प्रशासन बहुत आसान है। देश, राज्य, जिला, है ना भाई? हाँ, जिला के नीचे तहसील, उसके नीचे गांव। ठीक है, पंचकुल संस्था किन्होंने बनाई थी स्थानीय प्रशासन के लिए? कलचुरियों ने बनाई थी ये पंचकुल संस्था, ताकि स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया जा सके। इस संस्था में 5 से 10 सदस्य होते थे। इन सदस्यों को महत्तर कहा जाता था और सदस्य प्रमुख को महत्तम। ठीक है, जाओगे? ठीक तो है आंसर। राजस्व जमाबंदी, बताओ भाई। पटलिक लोग है कि प्रमात्र लोग है? बताओ भाई, पटलिक या प्रमात्र? अगर राजस्व विभाग का अधिकारी कौन है अगर ये बोलता तो पटलिक लेते, लेकिन राजस्व जमाबंदी का अधिकारी कौन है, जो लगान तय करेगा, लगान वसूलेगा, वो महाप्रमात्र होगा। तब आंसर आपको ए लेना होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासन में नहीं था? लाफागढ़ था, सोनागढ़ था, उपरोड़ा था, राजनांदगांव नहीं थी। ठीक है, ये नहीं थी। पढ़ोगे? बिलासपुर में 4 गढ़ थे, रतनपुर, विजयपुर, केंदा और औखर। कोरबा में लाफागढ़, कोसगाई, मातीन और उपरोड़ा, 4 कोरबा में। जांजगीर चांपा में 4, खरौद, मदनपुर, कोटगढ़, सोठी। बलौदा बाजार में 1, सिमरिया। बेमेतरा में मारो और नवागढ़। मध्य प्रदेश करगट्टी और कंडरी। ठीक है, उधर वाला एमपी नहीं, इधर वाला एमपी है, हमारे तरफ वाला। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, पंडरभाटा, बलौदा बाजार। अब शिवनाथ नदी जो है वो बलौदा बाजार से बहती है, तो उत्तर वाला भी बलौदा बाजार वाला में आएगा और दक्षिण वाला भी। तो शिवनाथ नदी के दक्षिण का जो बलौदा बाजार है उसमें सिमगा और लवन। बेमेतरा वाला शारदा सिरसा, दुर्ग वाला पाटन दुर्ग, बालोद वाला अकलवाड़ा, रायपुर का अमीर रायपुर। ठीक है, गरियाबंद का हिंगेश्वर राजिम, महासमुंद का और है 4 है, खल्लारी, सिरपुर, सुअरमार, मोहदी, धमतरी का टेंगनागढ़, राजनांदगांव का सिंगारपुर, और सिंगनगढ़ कहाँ है पता नहीं, अज्ञात है। कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांवों से मिलकर बनता था? है ना, 7 बरहा और 1 बरहा में 12 गांव।
ठीक है। गढ़ का प्रमुख कौन था भाई? दीवान था। गौटिया गांव का प्रमुख था। ठीक है, गौटिया गांव का प्रमुख था। बरहो का प्रमुख दाऊ था। और बरहा को मिलाकर जो गढ़ बन रहा है उसका प्रमुख था दीवान। उसके ऊपर मंडलाधिपति, उसके ऊपर महामंडलेश्वर, विषयपति, राजा। ये सब पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े? पावागढ़, है ना? कौन सा मौजूद नहीं है? पावागढ़ नहीं है, इसीलिए तो पूरा छत्तीसगढ़ देख लिए। देखो छाटने में आसानी हो गया ना। गढ़ व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? कल्याण साय ने की थी। ठीक है, गढ़ व्यवस्था की शुरुआत कल्याण साय ने की थी। ठीक है। छत्तीसगढ़ के 36 किलो की खोज किसने की? जमाबंदी प्रणाली के आधार पर मिस्टर जिस्म ने। हमारे यहाँ 36 किले थे। ठीक है, हमारे क्या थे? तो हमारे यहाँ 36 किले थे, इसीलिए बाद में क्या बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। अब 36 जिला भी बन जाए। अंतिम शासक कौन? रायपुर शाखा का पूछ रहा है। रायपुर शाखा का अंतिम शासक कौन था? अमर सिंह। ठीक है। अब पहला शासक? अगला क्वेश्चन वही है। रायपुर कलचुरी का पहला शासक ब्रह्मदेव था। अच्छा, देख लो क्या आंसर लोगे। ब्रह्मदेव जो है वो रामचंद्र देव का बेटा था जी। हाँ, उसी के नाम पर रायपुर बसाए हैं। अच्छा, रामचंद्र देव अपने बेटे के नाम पर रायपुर बसाएगा। और उसके बेटे का नाम था ब्रह्मदेव राय, राय से रायपुर। फिर उसका बेटा जब राजा बनेगा तो रायपुर को राजधानी बनाएगा, ब्रह्मदेव जब राजा बनेगा। आओ, मानने को है? मन नहीं मान रहा है क्या? हाँ, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, कि रामचंद्र देव जो है वो प्रथम शासक थे और इन्होंने ही रायपुर नगर को बसाया। किसके नाम पर? ब्रह्मदेव राय के नाम पर। रायपुर की स्थापना किसने की? आ गया मामला समझ में? ठीक है, रायपुर की स्थापना की रामचंद्र देव ने। रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया? अभी बताया हूं ना, ब्रह्मदेव राय, राय से रायपुर। रायपुर कचूरी शाखा से कौन कौन संबंधित थे इसमें से? एक, तीन, चार। उमेद सिंह नहीं थे, है ना? चामुंडा थे, 11वें नंबर पे है चामुंडा। बढ़िया नाम है। अमर सिंह है 21वें नंबर पे। अब 21 नाम याद रखने होंगे आपको। खतरनाक। बढ़िया है। तो चामुंडा, मोहन सिंह देव और अमर सिंह देव, ये सब 1, 3, 4 ये नहीं थे भाई। उमेद सिंह का नाम नहीं। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, उमेद सिंह, उमेद सिंह का नाम तो नहीं मिल रहा है।
अच्छा सॉरी, मैं इसको 3 ऑप्शन समझ रहा था भाई, ये गलत है, ये आएगा चामुंडा, उमेद और अमर सिंह। चामुंडा, उमेद और अमर सिंह, है ना। मोहन सिंह को आप याद रखेंगे किसके लिए? रतनपुर के लिए। क्वेश्चन रायपुर के लिए था, है ना। चल, रायपुर कलचुरी शाखा का वंश कहां से प्रारंभ होता है? तो अगर ये क्वेश्चन आए एग्जाम में कि रायपुर कलचुरी शाखा का वंश कहां से प्रारंभ होता है, तब आप आंसर लोगे कहां से? केशव देव से। ठीक है, आंसर क्या लोगे? केशव देव। कौन से मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है वंशावली? नहीं, शिवरी नारायण के मंदिर में उल्लेखित है। ठीक है, अब आप रतनपुर मार के आओगे तो गलत हो जाएगा, एग्जाम में पहले ही बता दे रहा हूं। रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया गया था? तो रायपुर शाखा जो होता था, वहां के जो शासक होते थे, वहां उनको महाराजकुमार राजा कहते थे। क्या कहते थे? महाराजकुमार राजा। रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में कौन से 3 परगने दिए थे? रायपुर, राजिम और पाटन। 3 परगना मिला था इनको। जाओ भाई जी खा लो अब, है ना। 3 परगना मिला था, रायपुर, राजिम और पाटन। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? खल्लारी। क्यों भाई? बताओ क्यों? कुछ बनवाया होगा इसने वहां पे। क्या बनवाया? खल्लारी माता का मंदिर। वही तो पूछ रहा था। देवपाल मोची। फड़ी नागवंश का शासन क्षेत्र। कवर्धा। पढ़ेंगे ना फड़ी नागवंश? ठीक है, पूरा ही पढ़ के जाएंगे क्या आज? फड़ी नागवंश के प्रथम शासक। कलचुरी खत्म हो गया ना, फड़ी नागवंश चालू हो गया। अहिराज देव। चलो आगे। फड़ी नागवंश के अंतिम शासक मोनिंग देव। मोनिंग देव अंतिम शासक थे। ठीक है। कवर्धा महल का डिजाइन और किसने बनाया? महाराजा धर्मराज सिंह। कवर्धा महल के डिजाइन करता और निर्माण करता कौन है? महाराजा धर्मराज सिंह। तो याद रखना। भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ? कवर्धा के फड़ी नागवंशी काल में। कब हुआ? 1089 में। ठीक है, कहा हुआ? छपरी के निकट चौरागढ़। लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराएगा क्या? भोरमदेव का मंदिर। भोरमदेव मंदिर कब निर्माण हुआ? 11वीं शताब्दी। ठीक है, 1089 मतलब 11वीं शताब्दी। भोरमदेव फड़ी नागवंश से संबंधित है। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी अंबिका देवी का विवाह किस फड़ी नागवंशी शासक से होते हैं? तो फड़ी नागवंशी शासक रामचंद्र देव से होता है। रामचंद्र देव 2-3 जगह है। एक कलचुरी रामचंद्र देव जिसने रायपुर नगर बसाया, और एक फड़ी नागवंशी रामचंद्र देव जिसने कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि फिर से बोलूं? आ गया समझ में? दोनों रामचंद्र देव के नाम सामने लगा लेना, कलचुरी वाले के लिए कलचुरी और फड़ी नागवंश के लिए फड़ी नागवंशी रामचंद्र देव। क्लियर हो जाएगा। अब सेम नाम है तो कैसे करें? हाँ, तो जिसने नगर बसाया वो कलचुरी राजा था, जिसने शादी किया वो अब अपने ही कुल में थोड़ी ना शादी करेगा भाई।
मड़वा एवं छेरकी महल किसके शासनकाल में बनाया गया था? रामचंद्र देव ने? एकदम श्योर? तो किसने अपने शादी के लिए ही बनवाया था मड़वा महल? आप लोग भी अपने शादी के लिए महल बनवा देना भाई। चलो आओ, बोल रहे हो और अच्छी बात है। भोरम देव मंदिर फणीनाग, शिव मंदिर बारसूर का, शिव मंदिर पाली का, जीर्णोद्धार के लिए याद कर सकते हो। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन, उसकी अम्मा ने बनवाया था, चालू करवाया था वसुधा देवी ने। नागवंशी शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सा मंदिर होना? पचराही। पचराही कहाँ है भाई? कवर्धा में। पुरातात्विक स्थल है, फड़ी नागवंश से संबंधित है, याद रखेंगे। मड़वा महल कब बनाया गया था? हाँ 1349 ईस्वी। 1349 ईस्वी में मड़वा महल बनाया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। धोरमदेव मंदिर का निर्माण 11 शताब्दी, नागवंशी वंश। अब हड़बड़ी में ए मार्क निकल जाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो धोरमदेव, खेरकी महल कवर्धा, मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं कवर्धा महल के? हाथी दरवाजा। ठीक है, हाथी दरवाजा। नेक्स्ट, पुरातात्विक उत्खनन कहाँ हुआ है कवर्धा में? पचराही। धोरमदेव मंदिर फड़ी नागवंश, धोरमदेव कहाँ है? कवर्धा। फेवरेट क्वेश्चन है लगता है। चलो, फड़ी नागवंश से संबंधित सॉरी छिंदक नागवंश आ गया भाई, फटाक से छिंदक नागवंश में निपटा देते हैं। छिंदक नागवंश सोमेश्वर देव संबंधित है, कन्हर देव है, नरसिंह देव है, जयदेव नहीं है। जयदेव भूषण लिखा होता तो आता, हाँ जयदेव भूषण लिखा होता तो जरूर आता। ठीक है, ठीक है। चलो, बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जय सिंह देव। ठीक है, 1 3 4 ऑप्शन ये नहीं आएंगे। गोपाल देव, क्यों? गोपाल देव फड़ी नागवंशी शासक थे। ठीक है, यहाँ पर ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि वो जयसिंह नहीं लिखा है, जयदेव लिखा हुआ है। नेक्स्ट, छिंदक नागवंशी ये पढ़ चुके क्या? नहीं पढ़े? सोमेश्वर देव थे, कन्हर देव थे, और परमेश्वर देव नहीं थे, हरिश्चंद्र थे। परमेश्वर की जगह पे क्या थे? हरिश्चंद्र। जाजल देव ने किसको पराजित किया था? सोमेश्वर देव प्रथम। भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? कौन धारण करते थे भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि? छिंदक नागवंशी शासक। ठीक है, छिंदक नागवंशी शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिंदक नागवंशियों की राजधानी चक्रकोट। क्या है आंसर? चक्रकोट। ठीक है, छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। इसकी पुत्री का नाम क्या था? चमेली देवी से विवाह करने के लिए कौन प्रस्ताव लाता है? पर वो विवाह नहीं करती है, तो फिर अन्नम देव क्या करता है? आक्रमण, शादी कर या फिर युद्ध लड़। ठीक है, तो आप भी शादी कर लो या तो युद्ध लड़ो। ठीक है भाई, तो क्या करोगे? शादी करोगे कि युद्ध लड़ोगे? शादी करेंगे, शादी करेंगे भाई लोग। ठीक है, कितना युद्ध लड़ेंगे? अच्छा, शादी के बाद युद्ध लड़ेंगे? नहीं, एक चीज करना है, बताए
बताओ, शादी करना है कि युद्ध लड़ना है भाई? ऑनलाइन वालों बोलो भाई। शादी करके सेटल हो जाना है ऐसा? बढ़िया है। शादी करके जिंदगी की जो वाट लगेगा ना, वो तो शादी करने के बाद पता चलेगा। नहीं तो शादी करने के बाद भी तैयारी करने की जरूरत क्यों पड़ती है ना भाई? तो उन लोगों से हमको सीख लेना चाहिए कि ये लोग शादी करने के बाद भी तैयारी कर रहे हैं जो लोग। हमारा भी नहीं हुआ है, तो हमको अभी तैयारी कर लेना चाहिए कि नहीं? और वो वैल्यू हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जा रहा है ना, क्या है छत्तीसगढ़ में, जब प्यास लगी तबे कुआं खुद वो, ये कहावत है। इसीलिए हम लोग थोड़ा पिछुआ जाते हैं भाई। ठीक है, चल। छिंदक नागवंश राजवंश के पहले राजा का नाम क्या था? नेप्ति भूषण, ये संस्थापक थे। ठीक है। बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई? 1023। कब तक? 1023 से। अन्नम देव कब आए? हाँ, अन्नम देव का डेट याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अन्नम देव आगे काकती वंश की स्थापना करते हैं, तब तक छिंदक नागवंश रहता है। तो इससे दोनों फायदा हो जाएगा आपको, अन्नम देव वाला भी और काकती वाला भी, छिंदक नागवंश वाला भी। 1023 से 1324। ठीक है, 1023 से 1324। ठीक है। युद्ध करना है बोल रहा, देखो ऑनलाइन वाले। हाँ, अभी यहाँ युद्ध कर रहे हैं, शादी के बाद अपने पति के साथ युद्ध करेंगे, नौकरी ले लेंगे तो। क्यों भाई, जिंदगी भर युद्ध ही लड़ोगे? है? याद रखोगे भाई? ये ट्रिक बताऊं, ये जीरो के जगह पे ये 3 लगाओ, लगा दो तो 1320 के करीब आ जाएगा, 0 और 3 को ट्रांसफर कर दोगे तो, है ना? तो ये 3 को यहाँ लगा दो और 3 के जगह पे 4 लिख दो, तो याद हो जाएगा। कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे बाद में, है ना? तो याद रखेंगे। चलो, राज्य में छिंदक नागवंशियों का शासनकाल 1023 से 1324 ईस्वी तक रहा। यही क्वेश्चन पहले आ जाता तो अच्छा नहीं रहता? कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? सोमेश्वर प्रथम कुरुषपाल शिलालेख। कौन सा शिलालेख? कुरुषपाल शिलालेख। हाँ भाई, किसने मधुरांतक देव का वध कर दिया? सोमेश्वर देव प्रथम ने अपने प्रतिद्वंदी मधुरांतक देव का वध कर दिया था। नल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? पुष्करी, जिसको आज आप किस नाम से जानते हो? भोपालपट्टनम के नाम से जानते हो। ठीक है। बीजापुर में। काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान पर पाए जाते हैं? बारसूर। ठीक है। छिंदक नागवंश राजधानी बारसूर। चंद्रादित्य सरोवर कहाँ है? बारसूर। बारसूर में। मामा भाजा मंदिर कहाँ है? बारसूर में। धोलकल क्षेत्र कहाँ है भाई? अच्छा, क्या पूछा है देखो तो जरा, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो। धोलकल अपना कहाँ है भाई? बैलाडीला में। तो नारायणपुर इससे संबंधित नहीं। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। इसके अलावा एक ऐसा क्वेश्चन का सीरीज है मेरे पास जिसमें सिर्फ कूट वाले क्वेश्चन है।
ठीक है, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये आया हुआ है एक बार में। उसको जिस दिन करेंगे उसके लिए पहले आप तैयारी मजबूत रखो, नहीं तो समझाते समझाते ही 4 घंटा लग जाएगा। ठीक है, समझाना ना पड़े। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में नहीं आए हैं। ठीक है, और उसको बनाने के लिए मेहनत लगेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन कूट वाला है, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं है। हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए बेसिक पता होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। वो करके रखना, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो याद दिलाना, करा देंगे। ठीक है, चालुक्य वंश का संस्थापक, बस्तर का जो चालुक्य वंश था उसी को हम काकती वंश भी कहते हैं। अरे यार, काकती आ गया, करना है काकती। करना है काकती कि बस ऑनलाइन वालों? बताओ भाई, करना है तो एक बार जय हिंद कमेंट कर दो। आलसी लोग लेट के देख रहे होंगे, बताए, अब वहां से ऑर्डर फरमाएंगे, हाँ सर करवा दीजिए। यहाँ बैठे हुए लोगों का हालत पूछो, बैठे बैठे भी थोड़ा दर्द नहीं हो जाता है भाई? आप लोग बताओ भाई, करना है कि नहीं? नहीं करना है? कल? कल तो संडे है, कल तो नहीं हो पाएगा। मैं अपने बात को बदलता हूँ। पिकनिक भी जाना है मंडे को? अरे यार, इधर सुशील सर छुट्टी पे है, उधर रितेश सर छुट्टी पे जा रहे हैं मंडे को। तो अभी यहाँ हूँ, अब कल निकलना पड़ेगा उधर, तब तो मंडे ट्यूसडे उधर क्लास ले पाऊंगा। मेरे को जय हिंद नहीं दिखाई दे रहा है भाई। ये बहुत लोग, करा दूं? बस्तर में रहने वाले जीवन शैली और तौर तरीके आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में रहने वालों के समकक्ष है, कौन सा? हलबा। हलबा। अरे फास्ट ट्रैक देख लो, मेरे को आधा घंटा दो बस, निपटा दूंगा, बताए। ठीक है, आधा घंटे में निपटा दूंगा, बताए। छत्तीसगढ़ का इतिहास इतना छोटा इतिहास है कि इसको एक दिन में पढ़ा सकता हूँ मैं, 8 घंटे में पूरा। तो ये तो फिर ऑब्जेक्टिव है। बस्तर का चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई? अभी डेट याद करवाया, 1324। इस राज्य के काकती वंश का शासन किसने किया था भाई? तो काकती वंश ने बस्तर में शासन किया है। कहां शासन किया है? दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी किस राजवंश की कुल देवी थी? है ना, किसने बनवाया दंतेश्वरी माता का मंदिर? अन्नम देव ने बनवाया है। ठीक है, अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य युद्ध का कारण क्या था? क्योंकि दरियादेव बड़ा बेटा था, वो राजा बनना चाहता था, फिर उसने मराठों की हेल्प ले ली और अजमेर सिंह को मरवा दिया और खुद राजा बन गया, और मराठों को 59,000 टकोली हर साल दूंगा करके 1778 में कोटपाड़ की संधि कर लिया। इसका मतलब अजमेर ही अंतिम शासक था जो स्वतंत्र होगा। दरियादेव से तो फिर टैक्स भर रहे हैं इन लोग मराठों को। ठीक है, मामला समझ में आ रहा है? 6 अप्रैल 1778 को हुई थी कोटपाड़ की संधि। 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देने के लिए राजी हो गया दरियादेव, और जयपुर नरेश को कोटपाड़, चूड़ा, पोरागढ़ और रायगढ़ क्षेत्र दे दिया, वो भी हेल्प किया था। बस्तर क्षेत्र किस संधि से मराठा नियंत्रण में आ गया भाई? अब सोचो, लोग शासन करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, तो आप एग्जाम निकालने के लिए षड्यंत्र नहीं कर सकते भाई? क्या षड्यंत्र करेंगे? षड्यंत्र करना पड़ेगा भाई। भोपालपट्टनम का संघर्ष कब हुआ था? किसके आगमन पर रोक लगाया था इन्होंने? कैप्टन ब्लंट। ठीक है, मिस्टर ब्लंट। भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795। संघर्ष का क्या कारण था? अंग्रेज आना चाह रहे थे किधर? बस्तर की ओर, उनको रोकना था। कौन सा शहर चौराहों की नगरी के नाम जाना जाता है? जगदलपुर। ठीक है, नेक्स्ट, किसने जगदलपुर को चौराहों के नगर के रूप में बसाया?
रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप देव, ठीक है, रुद्र प्रताप देव। काकती वंश शासक और राजधानी सुमेलित नहीं है। अन्नम देव ने मंदोदा को राजधानी बनाया था, ठीक है। दलपत देव ने जगदलपुर को, पुरुषोत्तम देव ने चक्रकोट को, भोपाल देव ने दंतेवाड़ा को राजधानी नहीं बनाया था। भोपाल देव ने बस्तर से ही शासन किया। इसने भोपाल पट्टनम जरूर बसाया था, लेकिन उसको राजधानी नहीं बनाया ना भाई, ठीक है। पहला भोसला सेनापति जिसने बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो कलचुरियों पर आक्रमण किया था भास्कर पंत ने, और बस्तर पे आक्रमण किया किसने? नीलू पंत ने। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे। कोंचा पर्व की शुरुआत किससे होती है भाई? पुरुषोत्तम देव से, है ना। रथ यात्रा की शुरुआत होती है इन्हीं से, है ना, जगन्नाथ मंदिर से जब वापस लौटते हैं तो। 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? भूमकाल विद्रोह हो रहा था, तो बस्तर रियासत का राजा कौन था भाई इस समय? भोपाल देव था। तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है, एक बार और सोच लो। ऑनलाइन वालों आपका भी देख रहा हूं, बता दो भाई। उन्नीस सौ 10 में रुद्र प्रताप देव थे जी। भोपाल देव के समय मेरिया विद्रोह हुआ था। 1910 में राजा कौन थे? रुद्र प्रताप देव। इन्होंने ही चौराहों की नगरी बसाई है। हाँ, तो भूमकाल से भोपाल देव बोल दिए, गलत, ठीक है। चलो, जब बस्तर रियासत को भारत संघ में मिलाया जा रहा था, तो उस समय विलय के दस्तावेज पर किसने हस्ताक्षर किए? कबीर चंद भंजदेव ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह कब कर दिया था? जुगराज कुंवर, जिनको रानी चोरिस के नाम से भी जाना जाता है, इसने अपने राजा भैरम देव के खिलाफ विद्रोह कर दिया था 1878 में, और उसके बाद खुद क्या बन गई थी? रानी बन गई, ठीक है। और 1878 से 1886 तक इन्होंने शासन संभाला, ठीक है। चलो आगे बढ़े। विद्रोह तो इनका 82 तक चला था, लेकिन शासन इन्होंने 86 तक संभाला था भाई, ठीक है। कौन से राजा के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था? राजा भैरम देव, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? बस्तर, बस्तर, भ्रमरकोट, भ्रमरकोट, चक्रकोट, महाकांतार के नाम से जाना जाता है बस्तर को। प्रफुल्ला कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी, पहली थी। प्रफुल्ला कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ, गलत, 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। उस समय उनकी आयु 12 वर्ष की थी, सही। तो पहला दूसरा गलत, तीसरा सही है, ठीक है। पहली महिला शासक, 1922 में इनका राज्याभिषेक हुआ। विवाह हुआ था 1927 में, हाँ, मयूरभंज के महाराज। दलपत सागर झील, नाम से स्पष्ट है, काकती वंश के राजा दलपत, मतलब दलपत देव ने बनवाया होगा। ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है, 385 एकड़ में फैला है। क्रम, तो अन्नम देव के बाद आएंगे पुरुषोत्तम देव, एक के बाद तीन, ये दो ऑप्शन है भाई, एक के बाद तीन।
अब बता दो, अन्नम देव के बाद पुरुषोत्तम देव, उसके बाद राजा कौन? दलपत देव कि नरसिंह देव? अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, फिर क्या है ऑप्शन में? नरसिंह देव है, उसके बाद है नरसिंह देव। दलपत देव तो बहुत बाद में आते हैं। आंसर बी आएगा। अब इसके लिए काकतीय राजवंश की वंशावली याद करनी होगी। चलो बोलो फटाक से। अन्नम देव, हमीर देव, भैरम देव, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम देव, जयसिंह, नरसिंह, प्रताप राज, जगदीश राज, वीर नारायण, वीर सिंह, दिक्पाल, राजपाल, चंदेल मामा, दलपत देव, अजमेर, दरिया, महिपाल, भूपाल, भैरम, रुद्र प्रताप, प्रफुल्ला, प्रवीर चंद भंसदेव। तो ऐसी 2-2 3 दिन का पेयर करके याद करना होगा। याद हुआ? कैसे याद होगा बताऊं? घर जाकर रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे महिपाल भूपाल को याद रखना है, प्रवीर चंद भंसदेव को याद रखना है। ठीक है, और अजमेर दरिया को याद रखना है, चंदेल मामा दलपत को याद रखना है, वीर नारायण वीर सिंह को याद रखना है, दिक्पाल के बाद राजपाल है, जयसिंह के बाद नरसिंह है। ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की थी अन्नम देव ने। दशहरा त्योहार की शुरुआत किसने की? पुरुषोत्तम देव ने। गोंचा पर्व की शुरुआत की थी ना भाई। सही है आंसर। ठीक है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन अन्नम देव से ही होंगे। किस जिले में स्थापना हुई थी चालुक्य वंश की? बस्तर में। ठीक है, आंसर क्या है? बस्तर। छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य शिलालेख किस राजा से संबंधित है? इसके लिए याद रखना दिक्पाल देव। तो विवादित क्वेश्चन है। ठीक है, दिक्पाल देव। दलपत सागर तालाब किसने बनवाया? काकतीय शासक दलपत देव ने। 385 एकड़ में फैला है। कितना? बस्तर के काकतीय राजवंश क्रम बताइए। पुरुषोत्तम देव पहले नंबर पे आएंगे, और लास्ट में कौन आएगा? भैरम देव सबसे लास्ट में आएंगे मेरे ख्याल से। नहीं तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? ये प्रताप राजदेव कहाँ से आ गए भाई? कौन सा आंसर बन रहा है? पहले पुरुषोत्तम देव आएंगे, ठीक है, उसके बाद प्रताप राजदेव, उसके बाद नरसिंह देव आएंगे। नहीं, नरसिंह पहले आएंगे।
पुरुषोत्तम देव के बाद ही है। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले भैरव देव, ये भैरव देव नहीं है भाई, वो भैरव देव लिखा हुआ है, ठीक है। भैरव देव भले बाद में आएंगे, लेकिन भैरव देव जो है वो पहले है। भैरव भैरव देव के बाद है पुरुषोत्तम देव, मतलब दूसरा ऑप्शन वाला सही होगा। और पुरुषोत्तम देव के बाद नरसिंह देव है। नरसिंह देव मतलब चौथा आएगा, चौथे के बाद तीसरा है। पहला ऑप्शन सही हो रहा है इसमें। खतरनाक हो गया है ना। एक होगा फिर तो, हाँ ठीक है ये होगा। आप समझ रहे हो, काकतीय वंशावली आप याद कर लेंगे। कहाँ है भाई दंतेश्वरी मंदिर? दंतेवाड़ा में। किस शताब्दी में किया गया था दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण? 14वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है। 14वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट, चलो आदिवासी विद्रोहों को जमाना है। तो आप जानते हो इसमें से कौन सा विद्रोह पहले हुआ था? वो तो नहीं पता, लेकिन सबसे लास्ट में कौन सा हुआ था ये आपको जरूर पता होगा। कौन सा हुआ था सबसे लास्ट में? अब बी किस में है? समझ में आया? एग्जाम में टिक कैसे मारोगे? फिर भी याद करो। मुड़िया विद्रोह, मुड़िया विद्रोह हुआ था 42 से 63। 42 से, अच्छा नहीं, मुड़िया विद्रोह, अच्छा मेरिया दिया हुआ है क्या? मुड़िया दिया है जी। मुड़िया जो है वो 1876 में हुआ था, 1876। मेरिया विद्रोह 42 से 63। तारापुर का विद्रोह 42 से 54। 54 में खत्म हो गया ना, पहले खत्म हो गया तो पहले लेंगे उसको। याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, ऐसे उंगली है। पहला हलबा विद्रोह है, जल्दी उंगली बनाओ सामने। हलबा, हलबा के बाद भोपालपट्टनम, उसके बाद परलकोट, परलकोट के बाद तारापुर, तारापुर के बाद मेरिया, ठीक है। पहले क्या है? हलबा, हलबा के बाद भोपालपट्टनम, हलबा भोपालपट्टनम परलकोट तारापुर मेरिया। 5 हो गए। अभी हाथ बचा है, अभी 4 अभी और है, ठीक है। लिंगागिरी, लिंगागिरी कोई, मुड़िया, भूमकाल। लिंगागिरी कोई, मुड़ी को भूमि में पटको। लिंगागिरी कोई, मुड़िया। याद हो गए क्रम? अब जमा लोगे? ठीक है जमा लो फिर। तारापुर के बाद मेरिया आएगा, मेरिया के बाद मुड़िया आएगा, मुड़िया के बाद भूमकाल आएगा। बस उंगली में याद कर लो यार, 9 है गिन के, है ना। आसान है, ट्रिक बनाओगे तो याद हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी बना लेना भाई, ठीक है। देखो, परलकोट 24-25 में नेता गेंद सिंह, हलवा विद्रोह में तो अजमेर सिंह थे। भोपालपट्टनम का संघर्ष 95 में हुआ था, है ना। तारापुर दलगंजन सिंह, मेरिया हिरमा मांझी, लिंगागिरी धुरवा 56 में हुआ था। 59 में हुआ था क्या? कोई विद्रोह, नांगुल दोरला। 76 में मुड़िया विद्रोह, झाड़ा सिरा। 1910 में भूमकाल, गुंडाधुर। अब इसी से क्वेश्चन आएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आएगा तो फटाफट पढ़ लेते हैं। हलवा विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट, वो 74 से 77 चला था, नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसी के बाद चालुक्य राज का पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि दरियादेव जो है वो मराठों के अंडर में आ जाता है। हलवा आंदोलन का प्रमुख नेता अजमेर सिंह। हलवा विद्रोह की पहल किसने की? अजमेर सिंह। हलवा विद्रोह की शुरुआत किसने की? अजमेर सिंह। हलवा विद्रोह कब शुरू हुआ? समझ गए? जो पढ़ा दिया तुरंत उसको, ताकि जल्दी हम क्वेश्चन बना सके। 74 में हलवा विद्रोह किस स्थान पर हुआ? बस्तर में हुआ था, ठीक है। किस स्थान पे हुआ था? बस्तर में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन। चालुक्य वंश के लिए पतन के लिए उत्तरदायी हलवा विद्रोह, क्योंकि अजमेर सिंह स्वतंत्र शासक था भाई। दरियादेव मराठों के अंडर में आ जाता है हेल्प लेकर।
अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ पहला प्रलेखित विद्रोह कौन सा था? तो अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ था ये हलबा विद्रोह। ठीक है, याद रखेंगे। 1774 में शुरू हुआ था। परलकोट के जमींदार की पदवी क्या थी? जमींदार थे गेंद सिंह। ऑप्शन ए, परलकोट के जमींदार की पदवी थी भूमिया। भूमिया जमींदार थे वो। ठीक है, नेता पूछेगा तब गेंद सिंह बोलना। ठीक है, परलकोट विद्रोह कब शुरू हुआ? 24-25 में। तो आंसर आएगा ए, 1824-25। गेंद सिंह को कब फांसी दी गई? 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दे दी गई थी और परलकोट विद्रोह खत्म। परलकोट का विद्रोह किसने शुरू किया? गेंद सिंह। अब ये जमींदार पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? गेंद सिंह। अबुझ माड़ियाओं के द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था 1825 में? परलकोट का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, गेंद सिंह को कब फांसी दी गई? अभी पढ़े ना, 20 जनवरी 1825। लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना का उद्देश्य है ना, इस उद्देश्य से अबुझ माड़िया जनजातियों ने विद्रोह किया था। उस विद्रोह को क्या कहते हैं? परलकोट का विद्रोह। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ था? 1825। ठीक नहीं मार रहा हूं ना, आसान क्वेश्चन है। अब तारापुर आ जाओ। तो हलबा, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर। अगला तारापुर है। चलो, तारापुर कब हुआ था? 42 में। पेरिया विद्रोह कब हुआ? ये भी 42 में हुआ, लेकिन तारापुर पहले खत्म हो गया था, इसलिए उसको पहले मानते हैं। पेरिया विद्रोह, शासक भोपालपट्टनम, भोपाल देव, नेतृत्व करता हिरमा मांझी। नरबली प्रथा के विरोध में हुआ था। मेरिया मतलब वो नरबली देते थे ना। जांच करता मैकफरसन। इसका जान छूट गया जब ये देखा कि नरबली मिल रहा है। फिर इसने कैंपबेल को बोला कि बेल बचा लो लोगों का जाके, बेल उड़ जा रहा है लोगों का भाई। तो उस बेल को बचाया किसने? कैंपबेल ने। ये प्रथा जो है दंतेश्वरी मंदिर में था, नरबली का प्रथा। ठीक है, वहां नरबली का प्रथा चल रहा था, नरबली दे रहे थे। उसी समय मैकफरसन पहुंच जाता है, कुछ त्योहार हो रहा है, देखते हैं। जैसे ही देखता है नरबली दिया जा रहा है, जान छूट जाता है, भागता है वहां से उल्टे पांव। फिर बेल को बोलता है बचाओ, वहां का लोगों का बेल उड़ा दे रहे हैं वहां पे। तो ठीक है भाई। चलो, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह जिसको बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? लिंगागिरी। लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? धुर्वाराम। ठीक है, तो बस्तर का महान मुक्ति संग्राम था लिंगागिरी का विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता थे धुर्वाराम। ठीक है, क्योंकि बस्तर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा था। कोई विद्रोह। अब आ जाओगे किधर? इधर, इधर आ जाओगे। लिंगागिरी, कोई, उड़िया, भूमि, भूमकाल, ऐसा हो जाएगा। तो देखो, ये 1856 है, तो ये 1859 है। ये 76 है, तो ये 1910 है। क्लियर मामला? तो कोई विद्रोह कब हुआ था? 56 में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 56 में लिंगागिरी था। उसके बाद, इसके बाद 76 में था मुड़िया और 1910 में था भूमकाल, है ना। चलो, कोई विद्रोह के बारे में पढ़ लो। नेतृत्व करता इस समय शासक भैरम देव, नांगुल दोरला। ठीक है, सहयोगी राम भोई, जग्गा राजू। हाँ, कोई विद्रोह था साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए, जैसे चिपको आंदोलन था, हमारे यहाँ का कोई विद्रोह था। ठीक है, और एक वृक्ष के पीछे एक सिर, चिपको आंदोलन के जैसे। मुड़िया, बता दोगे आंसर? क्या लोगे आंसर? अब भूमकाल बोलता तो मुड़िया विद्रोह 1876। 1876 के विद्रोह में बस्तर की किस जनजाति ने भाग लिया था? मुड़िया। ठीक है, मुड़िया ने भाग लिया था। मुड़िया विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1876। ठीक है, 1867 में बस्तर राज्य का दीवान किसको नियुक्त किया था जिसने जनजातियों को आ गया आंसर? जिसने मस्त
जोरदार आतंक मचा के रखा था, बहुत ज्यादा ही शोषण करता था ये, ठीक है। आज वहां के लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, ठीक है। वहां हर चीज महंगा है भाई। गोपीनाथ कबरदार बदला ले रहे हैं उन लोग। मुड़िया विद्रोह के समय बस्तर का दीवान कौन था? गोपीनाथ कपड़दार। चलो नेक्स्ट। बस्तर के मुड़िया विद्रोह का नेता कौन था भाई? झाड़ा झाड़ा सिरहा, और सिर का मतलब भी मुड़ी होता है भाई। झाड़ा सिरहा, सिर का मतलब मुड़ी होता है, तो मुड़िया विद्रोह नहीं होगा, झाड़ा सिरहा। और झाड़ते हैं तो मुड़ी को झाड़ते, उससे याद रखना है, ठीक है। क्लियर। और नांगुर दोरला किसके थे? बताओ, नांगुल दोरला कोई विद्रोह? कोई विद्रोह नांगुल दोरला? गलत हुआ तो किलिंगागिरी। कोई कोई थे, ठीक है। नांगुल दोरला। कोई विद्रोह चिप्पू आंदोलन वाला था, पेड़ पेड़ बचाने वाला आंदोलन था। नांगुल दोरला ना दू तोला, एक भी पेड़ ना दू तोला। ले भाई अगला। 1910 में बस्तर में हुए भूमकाल विद्रोह का नेता कौन था? इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चलो गुंडाधुर। किस स्थान से चालू हुआ था भूमकाल विद्रोह? पुरुषपाल से? सोच लो भाई। ऑप्शन सी पुष्पाल बाजार से। चलो, पुष्पाल बाजार से शुरू हुआ था ये। हिम्मत हार गए हो कि अभी भी है जिंदा? बचा है। गुंडाधुर था भूमकाल का नेता। शासक थे रुद्र प्रताप देव। गुंडाधुर नेतनार के जमींदार थे। दीवान था उस समय बैजनाथ पंडा। शुरुआत पुष्पाल बाजार से हुआ था, इनको शराब बनाने नहीं मिल रहा था इसलिए। ध्यान दे देंगे इसके लिए, सोमरस है भाई, ठीक है। नेक्स्ट। लाल मिर्च और आम की टहनी थी प्रतीक चिन्ह। गियर लगा के इनका गियर दबा दिया गया भाई, ठीक है। तो कैप्टन गियर ने इसका गियर दबा दिया और ये विद्रोह खत्म। क्या चीज? रानी सुवर्ण कुंवर क्या करती है? हाँ, ऐसा मेरे को भी याद है, पर काफी टाइम हो गया ना। ठीक है, मारा होगा एक झापड़। वो दयावती वाला अलग है। 1910 में दयावती ने तो मारा ही था रेंजर दुबे को। 1910 में हुए बस्तर के आदिवासी विद्रोह का नेता? गुंडाधुर। हो गया भाई, एक ही क्वेश्चन को कितने बार पूछना है। हाँ, दीवान कौन था? बैजनाथ पंडा। और किस नाम से जाना जाता है 1910 के बस्तर विद्रोह को? भूमकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन सी रानी शामिल हुई थी? रानी सुवर्ण कुंवर। रानी सुवर्ण कुंवर शामिल हुई थी भाई। चलो आगे बढ़ेंगे। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? 1910 में। चलो मिला लेते हैं, आप मिला लोगे? चलो, तारापुर को मिला दूं 42 से 54, और परल मेरिया को मिला देता हूँ 42 से 63, हलबा 74 से 77, परल कोट 24-25, 20 जनवरी 25। गेंद सिंह का गेंद उड़ गया। नहीं उड़ गया? गेंद सिंह का गेंद कब उड़ गया? 20 जनवरी 1825। परल कोट विद्रोह के नेता थे वो। कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है। ऑप्शन बी मेरे को सुमेलित लग रहा है, आप लोग देख लो अब।
सुमेलित है ना, 1876 में हुआ था। अब मुड़ी को कौन झाड़ेगा? झाड़ा सिराज। फिर से सुमेलित पूछ रहा है। लिंगागिरी का दलगंजन सिंह तो थे नहीं, लेकिन डेट 56 सही है, मुड़िया भी सही है। लिंगागिरी में कुछ डाउट है? ये वाला तो डी ऑप्शन तो पूरा सही है ना। हो सकता है 57 लिखा है इसीलिए काट दिया हो इस ऑप्शन को। लिंगागिरी के नेता कौन थे? ध्रुवाराम थे ना। तो तारापुर विद्रोह के नेता कौन थे? तारापुर के नेता, तारापुर के नेता दलगंजन है, और लिंगागिरी के ध्रुवाराम। धुर्रा उड़ा देंगे। सुमेलित करना है इस बार। परलकोट का गेंद कब उड़ा आपको तो पता है। मेरिया, हिरमा मांझी, तारापुर, दलगंजन सिंह, बरगढ़ का विरोध, अजीत सिंह। ठीक है, याद रहेगा यार, याद हो गया होगा, उंगली में याद तो करा दिया हूँ। कौन सा सुमेलित नहीं है? परलकोट सही है, तारापुर सही है, मेरिया सही। कोई विद्रोह गलत। कोई विद्रोह में नेता? नांगुल दोरला। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। जान छोड़ जाएगा यार, अभी तो बहुत क्वेश्चन बचा है, बहुत सारा बचा है यार। क्या ब्रेक नहीं दिया? नहीं देंगे ब्रेक। चलो, आदिवासी विद्रोह और नेता सुमेलित है, बताओ कौन सा सुमेलित है? बाकी सब गलत है। चलो, कौन सी घटना पहले होती है? हल्बा विद्रोह तो 1774 में हुआ था भाई, और रतनपुर की स्थापना 1050 में हुई थी, तो पहले कौन आएगा? कैसे बोल दिए? तो पूरा पढ़ो ना, पूरा पढ़ के बताओ आंसर क्या होगा। मुरिया विद्रोह, मराठों का आक्रमण, फांसी, 20 जनवरी को गेंद उड़ गया था, वीर नारायण को फांसी, 10 दिसंबर 1857। सिपाही विद्रोह हुआ था 1858। इस हिसाब से आंसर आ रहा है ऑप्शन बी पहले। अब वो डेट याद होगा तभी तो कर पाएंगे इसको, बाकी कुछ कुछ तो याद करा दिया हूँ, जैसे मुड़िया याद है आपको, रतनपुर याद है आपको, फांसी याद कर लो 10 दिसंबर 1857, परलकोट याद करवा दिया हूँ, आक्रमण भी याद करवा दिया हूँ, हलवा भी याद बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? बन जाएगा, याद तो करवा दिया हूँ ना अभी। अभी भूलोगे? नहीं भूलेंगे बोलो। ऐसी पहले याद किए थे उंगली में? नहीं किए थे? अब याद रखना, मैं याद करवाया हूँ ना भाई। हाँ, मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ। कौन सा सुमेलित है? तारापुर 42 में हुआ था, गलत हो गया है। कोई सुमेलित है, याद आ गया ना, लिंगागिरी 56, कोई 59, मुड़िया 76, 1910। ठीक है, वो मेरिया था 42 में, मुड़िया 76 में है ना। चलो, अब इतने दूर आ गए हैं तो अब थोड़ी देर के लिए क्या करना है ना, कर लेते हैं कंप्लीट, आधा घंटा और बैठ जाओ। गुंडादुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? बस्तर। कहाँ के जननायक थे? बस्तर के। आज कलचुरी से काकती, मैंने थंबनेल में भी वही लिखा है, कलचुरी से काकती।
कर लेते हैं। मैं तो मन बना के आया हूँ भाई, आप लोग देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई विद्रोह क्यों हुआ था भाई? ये वाला, पेड़ बचाओ, है ना, नांगुल दोरला, नहीं दूंगा पेड़ बोल रहा था। हलवा विद्रोह में अंग्रेजों, ये देख रहे हो अंग्रेजों लिखा है, अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध पहला प्रलेखित विद्रोह था बस्तर का। लिंगागिरी का विद्रोह कब हुआ, ये पूछना चाह रहा है सीधा। हम्म, तो लिंगागिरी का विद्रोह कब हुआ था? 56-57। ठीक है, नेता कौन थे? लिंगागिरी विद्रोह के नेता धुर्वाराम। अरे नेता डेट सब अभी याद कर लो, डिटेल घर जाके पढ़ लेना। और ठीक है, धुर्वाराम, बस उतना ही बोलो धुर्वाराम, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आगे। धुर्वाराम माड़िया पूरा बोलोगे तो, सिर्फ धुर्वाराम याद रखो। कोई विद्रोह होगा ना ये, पेड़ बचाओ मतलब कोई विद्रोह। ठीक है, कौन सा कथन गलत है बोल रहा है ना? इसका गेंद तो उड़ गया था। ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है, इसमें लिखा हुआ है कि दीवान कालिंदर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गलत। किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? हाँ, पांडा किस पे आया था वो तो घर जाके देख लेना भाई अब, पांडा के बारे में। ठीक है, पांडा के बारे में जो है ना, घर में पढ़ना अब। मेरे पास भी इतिहास का नोट्स है। पर दूंगा नहीं। हाँ पढ़ाऊंगा। हाँ, कौन सा विद्रोह था ये? परलकोट ना? गेंद सिंह जो थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ना भाई। नहीं, दीवान नहीं आएगा इसमें कोई। कोई विद्रोह कब हुआ था? अब इतने बार क्वेश्चन आ चुका है, अब तो याद रहेगा हमेशा। 42 से 63, मेरिया विद्रोह। भाई ये नर बलि प्रथा, मेरिया कर लेना इसको, नर बलि प्रथा वाला विद्रोह था। उनके संस्कृति से हस्तक्षेप था, इसीलिए ये इतना लंबा चला। ठीक है, याद रखना 42 से 63 इतना लंबा क्यों चला, 20-21 साल क्यों चला? क्योंकि उनके संस्कृति पर हस्तक्षेप था। ठीक है ना? हालांकि आज आप सोचोगे तो अच्छा था आपके हिसाब से, लेकिन उनके हिसाब से अच्छा नहीं था। ठीक है, पेरिया विद्रोह। एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर, कोई विद्रोह। हल्बा विद्रोह कब हुआ था? जहां पे 74 का डेट दिखे बस टिक मार दो, आगे पीछे जो लिखा है बाद में देखेंगे। 74, मेरिया विद्रोह बताओ। 21 साल तक चलता है, सबसे लंबा चल रहा है ना मेरिया। परलकोट के विद्रोह का नेता किसने? गेंद सिंह। तो गेंद कब उड़ा, किसने उड़ाया? वो नहीं पता? अरे याद रखना पड़ेगा। इसको उड़ाया है कैप्टन एगेन्यू और पेबे ने, एगेन्यू और पेबे। ठीक है, हाँ, किसने उड़ाया वो भी याद रखना जरूरी है। ये क्वेश्चन हो गया, तो करने की जरूरत ही क्या है। तारापुर विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जिसमें बस्तर के आम लोग
क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है? आम लोग इसके खिलाफ खड़े हुए थे। आम लोग किसके खिलाफ खड़े हुए थे भाई? तो किसके खिलाफ खड़े हुए थे? अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेज मतलब विदेशी शासकों के खिलाफ। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। आ जाओ भाई, आ जाओ। भूमकाल विद्रोह बता दो फटाक से। 1910। ठीक है, फटाक से अगला क्वेश्चन ही बता दो। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत। आया समझ में? चलो, आज सोचो आप कलचुरी से काकती जाके पढ़ सकते हो, आज मध्यकालीन निपटा सकते हो या तो सो सकते हो। अब देख लो, पढ़ के आए थे तो एक बार और जाके पढ़ना, तो क्या हो जाएगा रिवीजन। परलकोट विद्रोह 25। आज तो पूरा बनाएंगे। 42 से 63। मेरिया विद्रोह कहाँ चलता है? बस्तर में। बस्तर में भी कहाँ? दंतेश्वरी मंदिर। वही तो नरबली प्रथा था। दंतेवाड़ा। एक नया और स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से शुरू किया गया था कौन सा विद्रोह? हलबा विद्रोह। ये चाहते थे कि हमारे शासक कौन हो? अजमेर सिंह। ठीक है, चलो बताओ। सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? बाकी सब गलत। ठीक है, पहला सही। ये परलकोट फेवरेट क्वेश्चन है लग रहा है। ठीक है, नहीं बाकी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। भूमकाल भी फेवरेट है। गुंडाधुर। हटाऊंगा ये सब क्वेश्चन को, पता है, हटा के भेजूंगा जो क्वेश्चन रिपीट है। ये यहाँ से नहीं है। ठीक है, रंपा विद्रोह जो है यहाँ से नहीं था। तो बताओ, रंपा विद्रोह कहाँ का विद्रोह था? कहाँ का था भाई? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले का रंपा क्षेत्र। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले का रंपा क्षेत्र। कोई विद्रोह कब चालू हुआ था? अब देखो यार, गिन के 9 विद्रोह हैं, तो वही क्वेश्चन तो बार बार आएगा ना। 74, पहला वाला ऑप्शन। खिड़मा माझी नेता बने थे। खिड़वा दूंगा। कहाँ गया भाई? खिड़मा माझी। मेरिया विद्रोह, उसको माड़िया को मेरिया कर लेना भाई। ठीक है, रुद्र प्रताप देखो, सत्ता के से हटाने के कारण कौन सा विद्रोह हुआ था? भूमकाल विद्रोह। ठीक है, भूमकाल विद्रोह। हो गया सर, अब कंप्लीट कर दो भाई। नहीं, क्या ठीक लग रहा है? आप लोग गेट खोल के रखोगे तब तो ठीक लगेगा। समझ, इसी चीज को तो समझना है। आंसर क्या था? भूमकाल। 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? ध्रुवाराव विद्रोह नहीं हुआ था, लिंगागिरी विद्रोह हुआ था भाई। ध्रुवाराव नेता थे। ध्रुवाराव क्या थे? नेता थे। भूमकाल का विद्रोह 1910। चलो मिला लो फटाक से फिर से। परलकोट का विद्रोह क्यों हुआ था? अच्छा, कोई विद्रोह इसके कारण हुआ था। मेरिया विद्रोह, नरबली प्रथा। अब
परलकोट और तारापुर। बता दो जल्दी से। बी और सी का आंसर मिल गया, पहले और आखिरी का आंसर चाहिए। परलकोट विद्रोह और तारापुर विद्रोह। अच्छा, टकोली कर वृद्धि हुआ था तारापुर विद्रोह में, और बस्तर में मराठा और ब्रिटिश शासन के विरोध में परलकोट विद्रोह हुआ था। याद रखना, परलकोट विद्रोह के नेता थे गेन सिंह, और इसमें अबुझ माड़िया जनजाति ने भाग लिया था, और वो अपना दुनिया खुद बनाना चाहते थे, अपने दुनिया में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, इसीलिए तो वो विद्रोह किए थे। ठीक है, हाँ तो टैक्स बढ़ा दिए थे इसीलिए हुआ था। ठीक है, याद रहेगा तारापुर। हाँ थोड़ा मिक्स मिक्स लगेगा जी, शुरू में तो लगेगा ही वैसा। कौन कौन सा है? कर वृद्धि था ऐसा नहीं है, लेकिन वो पहला कारण ये था कि वो अबुझ माड़िया जनजाति का जो संस्कृति था उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। हाँ, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। दीवान गोपीनाथ कबीरदार के विषय में कौन सा सही नहीं है? ये 1867 में भैरमदेव ने इसको दीवान नियुक्त किया था। 76 में बस्तर विद्रोह का मुख्य कारण बना, भैरमदेव ने अपना शासन इसको सौंप दिया था। दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी क्या इसने? नहीं, इसके कारण बल्कि बढ़ा था। चलो फिर मिला लो। भूमकाल विद्रोह का जो भूमकाल विद्रोह था उसके हिसाब से आंसर बताना है। विद्रोह की घोषणा कब हुई? तो याद करो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। घोषणा सबसे पहले होती है, विद्रोह चालू बाद में होता है, लेकिन घोषणा पहले हो जाती है। सबसे पहला डेट इसमें कौन सा है? तो यहां से आप मिला लिया अक्टूबर 1909, है ना। यहाँ हम ऑब्जेक्टिव बनाना सीख भी रहे हैं, कैसे बनाना है, एग्जाम में नहीं पता तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। घोषणा पहले हुई, उसके बाद का डेट, कुकानार पर आक्रमण हुआ कब? 4 फरवरी 1910। ठीक है, ये उसके बाद मुरिया राज की घोषणा 7 फरवरी को हुई, और रानी सुब्रन कुंवर की गिरफ्तारी हुई 5 मार्च। तो इस तरह से याद रखना पड़ेगा। आसान था ना, दिमाग लगाना कैसे बनेगा ये, है ना। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कुछ तो सोच के पूछेंगे। उस तरफ का क्रम सही है, इस तरफ मिलाना कितना आसान है, आगे पीछे करके मिला दो बस। तो ऐसा भी होता है एग्जाम में। ठीक है, और जिस साल ये पेपर आया होगा उस समय लोग नहीं समझ पाए होंगे इस चीज़ को, कैसे बना सकते हैं करके। नहीं, ऑप्शन से बनाए होंगे, ऐसा नहीं है। और वही है ना, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन देखो सेम है लगभग। कंफ्यूजन था ना उसमें उस समय क्वेश्चन। एरिया सही है, तारापुर सही है, लिंगागिरी सही है, लिंगागिरी का धुरवा राम है, ये भी सही है। चलो आगे बढ़े। करेक्ट, 12 बजे समाप्त हो गया। अरे जल्दी समाप्त हो गया। हाँ, क्यों भाई ऑनलाइन वालों, कैसा रहा कलचुरी से काकतीय? एक ही क्लास में कलचुरी से काकती नहीं पड़ गया भाई, है ना। और कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा इसमें, तो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। हम्म, अब घर जाके अगर कलचुरी से काकती पढ़ लो, है ना। कल आओगे कल, तो क्या पढ़ोगे, टॉपिक लेकर जाओ। संविधान क्वेश्चन
हम्म। नहीं आ पाओगे? नहीं आ पाओगे? ठीक है फिर, घर से देख लेना। हम्म। तो कल क्वेश्चन करोगे भाई? टेस्ट मैं इसीलिए दिया था ताकि मेरे को आने में लेट होगा, तो मैं कंटेंट रेडी कर रहा था भाई। हाँ ठीक है, कल मत देना टेस्ट। संविधान का कंटेंट रेडी था, अगर आप संविधान बोलते तो मैं 8 बजे आके ही क्लास लेता। लेकिन आप लोग बोले कि सर छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है, तो इसलिए कंटेंट रेडी करना पड़ गया। योजना के लिए अभी आएगा जी। उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे का बुक होता है ना, उसमें हर योजना लिखा रहता है। मैं पढ़ाऊंगा ना आर्थिक सर्वेक्षण। हाँ यहीं पे। अब पता नहीं, अब पता नहीं आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाते समय कहाँ रहूंगा, यहाँ रहूंगा तो यहाँ पढ़ा दूंगा, वहाँ रहूंगा तो वहाँ पढ़ा दूंगा। हाँ ठीक है, ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा कम से कम। अब थोड़ा सा अपग्रेड हो जाओ भाई, ठीक है, ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाओ। ठीक है, ताकि जो क्लासेस बिलासपुर वाले ब्रांच से चल रही है वो भी आप अटेंड कर सको, क्योंकि आपको बिलासपुर ब्रांच का भी क्लास मिलेगा ही, है ना। तो जुड़ जाए रहोगे तो अच्छी बात है। हम्म। नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो लॉस रहेगा ही। और कल एक काम करना, घर से ही देख लेना। देख लेना यार घर से, और पिकनिक चले। हाँ। हाँ, ये बड़ा दर्द है भाई। मंडे से तो फिर आप लोग फिर, मंडे से आपका फिर से थ्योरी क्लास चालू हो रहा है। हम्म। बात तो सही है। एक काम करता हूँ, आप लोगों का राय मैं ले लिया हूँ। अब मेरा क्या विचार है वो मैसेज कर दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि सुनना सबका चाहिए, लेकिन करूंगा मैं अपने मन का ही भाई। अगर मेरे को कल लगेगा कि क्लास लेना चाहिए तो मैसेज डालूंगा, आ जाना। तो अगर क्लास लेना होगा तो रात को ही मैसेज डालूंगा। ठीक है। ठीक है भाई। क्या हो गया भाई? काय मुंह उतर गया, भूख भूख लग रहा है? आज तो चॉकलेट नहीं लाया हूँ भाई। अब टेस्ट है बोलते तो आप आते नहीं। सब नहीं आते ना भाई। टेस्ट, आंसर लेके नहीं जाओगे टेस्ट का? भाग गए लोग। अब मंडे को करवा लेना आंसर। अरे तो मंडे को सुशील सर जब तक नहीं पहुंचे रहेंगे तब तक आंसर करवा लेना ना भाई। शुभम के पास है आंसर, करवा लेना। एडीओ के बारे में जानकारी चाहिए? एडीओ बहुत ही खतरनाक एग्जाम है, जिसको पास करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ेगा। इससे अधिक जानकारी के लिए आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, और जितने लोग भी सीजी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहो और एग्ज़ाम भी निकालो। और कोई समस्या हो तो बता सकते हो, नहीं तो समस्या का समाधान खुद भी निकाल सकते हो भाई। ठीक है।
उसके लिए आप ऑनलाइन से भी जुड़ जाइए। और रिवीजन जी, रिवीजन के लिए 2 टीचर का क्लास देखोगे ना। एक टीचर से पढ़ रहे हो और एक टीचर का आप क्लास रिवीजन फास्ट फॉरवर्ड 2x स्पीड में देखोगे। रिवीजन नहीं करोगे क्या? अरे भाई कोई समझाओ भाई, इसके मुंह में टेप लगाओ नहीं तो। टेप वेप लगाओ यार। क्या बोल रहे हो जी? ऑनलाइन में जुड़ना है? जुड़ जाओ, एप्लीकेशन वहाँ है सामने। सब इंस्पेक्टर का क्या हाल चाल? तो सब इंस्पेक्टर का हाल चाल ये है कि जब तक नापी झोंकी नहीं हुआ है पढ़ लो। जिस दिन नापी झोंकी हो जाएगा ना, उस दिन जो है तलवार लटक जाएगा। आप ग्रामीण विकास और आजीविका पढ़ाइएगा। कब बाबा मरही तो कब बहरा भात खाबो, इसका जवाब ये है। संविधान का करा दीजिए, वो कंटिन्यू चल रहा है भाई। कल क्लास नहीं, ओके, कल संडे जाओ, हॉलीडे, छुट्टी मनाओ। और पिकनिक के लिए जाना होगा तो भाई मैसेज कर दूंगा तो आओगे। पिकनिक के लिए जाना होगा कल तो मैसेज करूंगा तो आओगे। संडे है इसलिए। हाँ ठीक बोला। मंडे को कोशिश करते हैं पिकनिक, ठीक है। और किसी को कोई समस्या तो अब समाधान खुद ढूंढ लेना। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।